जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज जो है बीपीएससी टीआरई 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उस पे आधारित अब जो है क्या क्या प्रश्न बन सकता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके प्रश्न पक्के एग्जाम में यहाँ से आने वाले 110% मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री का, औपनिवेशिक शासन में राजस्व प्रणाली। तो इस पे हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कहीं पर भी। लेकिन मैं चूंकि बीपीएससी टीआरई 4 अभी आने वाला है, 1 लाख से अधिक वैकेंसी आएगी जैसा कि आप लोग सुन पा रहे होंगे, और होली के बाद आपको नोटिफिकेशन भी इसका देखने को मिल सकता है मार्च के अंत तक। तो सारी चीज़ें हैं, और तो आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये जो है आपका क्लास जो है 6 to 8 का जो है बीपीएससी टीआरई 3 का, सॉरी बीपीएससी टीआरई 2 का हिस्ट्री एसएसटी वाले का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक चीज़ को। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की। औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की। और ये जो है बीपीएससी टीआरई 2 क्लास 6 to 8 सोशल साइंस का। आपको भी पता है सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 40-40 क्वेश्चन रहते हैं, आपको 2 उसमें से बनाने रहता है। तो इसके लिए ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। आगे इसका आंसर अभी पता चलेगा, लेकिन ये देख लीजिए आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ है। तो आज जो हम लोग हैं औपनिवेशिक शासन में कौन कौन सी राजस्व प्रणाली लागू थी, किसने लागू करवाया, कब लागू करवाया, किन क्षेत्र में लागू करवाया, जो भी इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं सारे को एक एक करके मैं बताऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पूरा मज़ा आने वाला है। आज के बाद इस टॉपिक से आप लोग कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है इसमें लिखा हुआ अस्थाई बंदोबस्त, जो लोग इंग्लिश मीडियम से उनके लिए परमानेंट सेटलमेंट। इसका अगर परिचय देखें थोड़ा सा, तो ये बता दूं मैं, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, यानी कि 1793 ईस्वी में उस समय का जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके द्वारा यह अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लाया गया था। बहुत अच्छी बात। कहाँ कहाँ था भैया ये, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। कहाँ कहाँ लागू किया गया था, 3 बात याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त 1793, कौन लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और लागू कहाँ किया गया था, बिहार, बंगाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इसको जो है क्या किया गया था, तो लागू किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यह प्रणाली ब्रिटिश साम्राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करने का एक तरीका जो है ये बन गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो अब आप लोगों से ये 3 प्रश्न तो पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसमें ज़मीन का मालिक कौन होता था। तो इसमें जो है ज़मींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बनाया गया था, और ज़मींदारों को ब्रिटिश सरकार को तय किए गए राजस्व का भुगतान करना होता था। जमींदारों को जो ज़मीन था इसमें क्या किया गया था, तो ज़मींदार इसके अस्थाई मालिक होते थे, और जो ब्रिटिश सरकार टैक्स तय करता था वो उसको देना पड़ता था। राजस्व की अस्थायीता, राजस्व का भुगतान हर वर्ष तय राशि के रूप में होता था, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो जमींदारों के द्वारा ही दिया जाता था। यह राशि कभी भी घटाई नहीं जा सकती थी, चाहे अकाल आए, चाहे आपका उत्पादन हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी नुकसान हो, आपको वह तय राशि देनी ही होती थी। देख लीजिए ये कितना जो है इसका डिमेरिट था। किसानों का शोषण, जमींदारों को राजस्व नीति निश्चित राशि चुकानी पड़ती थी, जो कि क्योंकि यह राशि बहुत अधिक थी, जमींदारों ने किसानों से ज़्यादा पैसे वसूलने की कोशिश की। इसके परिणामस्वरूप किसानों का बहुत ज़्यादा इसमें शोषण हुआ था। किसान असंतोष थे, किसान के पास अपनी भूमि नहीं थी। जैसा कि पता है भूमि का स्थायी मालिक कौन था, तो जमींदार था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राजस्व में कमी होने के कारण उन्हें जमींदारों के द्वारा ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो 2 कड़ी था, एक तो ज़मींदार मालिक होता था और कुछ खेत दे देते थे किसान को, छोटे मोटे किसान को। अगर किसान से भी ज़मींदार टैक्स लेता था, और वो जो है एक फिक्स अमाउंट का टैक्स, मान के चलिए एक छोटा सा कोई जो है, मान के चलिए कि ये बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ से 2 ज़मींदार है, तो यहाँ से दोनों ज़मींदार को पूरा क्षेत्र बांट दिया गया है, और ये जो भी छोटे मोटे किसान थे उनसे टैक्स वसूलता था, खेत देता था उनको, और इतना फिक्स कर देता था, और एक फिक्स अमाउंट यह क्या करता था, तो यह
अंग्रेज सरकार को देता था। तो ये था अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसका हमने देखा प्रमुख विशेषताएं। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, तो बहुत ज़्यादा आप लोग को पता है शोषण किया गया, बहुत ज़्यादा शुल्क लिया गया। उसके बाद जो है अत्यधिक करों के कारण जो है कृषि उत्पादन में कमियां आने लगी, समाज में वर्गीय में अंतर असमानता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जमींदार को काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया गया, जबकि किसान और क्या हो गए, गरीब होते गए। अब चलिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी सिस्टम, इसमें क्या है, यह जो है कब लाया गया 1820 में, वो कब लाया गया था 1793 में। और यह जो है थॉमस मुनरो, उस समय थॉमस मुनरो था, उसके द्वारा लाया गया। और ये कहाँ लाया गया, तो यह जो है 1820 के आसपास लाया गया। कहाँ पे लाया गया, दक्षिण भारत में, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। नाम बिल्कुल याद रखना है, कहाँ लाया गया था, किसने लाया और कब लाया। इस प्रणाली में भूमि का स्वामित्व सीधे किसान रैयत को दे दिया जाता था और उनसे राजस्व लिया जाता था। उसमें क्या था, तो उसमें जो है जमींदार को इसका हक दिया जाता था, यानी कि जमींदार से सरकार टैक्स वसूलती थी और किसान जमींदार को टैक्स देते थे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट जो है क्या किया गया, किसान को क्या किया गया, तो किसान को रैयत दे दिया गया कि आप जो है राजस्व वसूलिए और दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, किसान को इसमें स्वामित्व था, इसमें जो स्वामित्व था वो किसको था, किसान था। किसान जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूमि के मालिक थे, उन्हें सीधे ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना होता था। यह जमींदारी व्यवस्था से अलग थी, इसमें किसी माध्यम की भूमध्यस्थ, जैसे उसमें जमींदार बीच में था, तो इसमें देखा कि जमींदार बहुत गड़बड़ी कर रहा है, टैक्स किसान से कुछ और ले रहा है, हमें कुछ और दे रहा है, क्योंकि अमाउंट तो फिक्स हो जाता था। तो अमाउंट जो फिक्स हो जाता था, तो इसके लिए इसमें क्या किया गया, इस व्यवस्था में किसी जो बिचौलिया की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट हटा दिया गया। राजस्व का निर्धारण किसानों और भूमि के उत्पादन के आधार पर उसमें फिक्स कर दिया जाता था। याद करिएगा, देखिए ऐसे कंपैरिजन करके पढ़िएगा तब नहीं भूलिएगा। उसमें जो है फिक्स था अमाउंट कि कितना भी कुछ हो जाए, चाहे फसल बर्बाद हो, आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें कृषि के उत्पादन पर जो है राजस्व का दर तय किया जाता था। राजस्व का दर स्थानीय किस परिस्थितियों और उत्पादन के हिसाब से तय होती थी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी यह। निरंतरता, रैयतवाड़ी प्रणाली में राजस्वों की दरों में कुछ हद तक लचीला बनाया गया, लेकिन फिर भी किसानों पर कर का दबाव बहुत ज़्यादा था। इसका प्रभाव देखिए, तो ये 2-3 चीज़ बात याद रखनी थी। सीधे इसमें किसान था, डायरेक्ट बीच में कोई नहीं था। इसमें निर्धारण, ये से अंदर से प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ इतनी चीज़ें। आप ध्यान रख लीजिएगा, ये चीज़ लिख करके ले लीजिएगा, अगले एग्जाम में पक्का प्रश्न यहाँ से आएगा, अंदर से पूछ सकता है प्रश्न, यहाँ से भी पूछ सकता है कि इसकी क्या विशेषताएँ थी। 3-4 ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रभाव क्या था, तो किसानों पर इसका दबाव था। क्या प्रभाव पड़ा इसका, ये देखते हैं। किसानों को खुद की भूमि का रखरखाव और कर भुगतान करना होता था, उन्हें आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा। सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाएं होने से किसानों की भूमि खोने का डर था और उन्हें डर था कि हर हाल में कर चुकाना होता था। शोषण तो सब में हो ही रहा था, आपने ये देखा ही होगा, किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। ये चीज़ आप लोग देख रहे होंगे। अब देखिए, अब है महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी में तो यह याद रखिएगा कब हुआ, ये इसका बंदोबस्त हॉस्ट और लॉर्ड हेनरी थॉमस ने 1820 ईस्वी में किया। कहाँ पे, भारत और उत्तर भारत और पंजाब में यह लागू था। यह प्रणाली जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों का समंजन था। जमींदारी और रैयतवाड़ी क्या था, दोनों का समंजन था। प्रमुख विशेषताएं, इसकी विशेषता क्या थी, महल गांव का अवधारणा। इस प्रणाली में प्रत्येक प्रत्येक समूह को महल कहा गया, क्योंकि गांवों में कई संघ था और प्रत्येक महल को राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। महल के प्रमुख जमींदार राजस्व कर और सरकार को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होते थे। तो देख लीजिए, अब ये प्रश्न पूछा जा सकता था कि महल क्या है, तो महलवाड़ी बंदोबस्त में महल जो है किसको कहा गया, प्रत्येक भूमि के समूह को क्या कहा गया, तो महल कहा गया। प्रत्येक भूमि के समूह को क्या कहा गया, तो महल कहा गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके बाद जो है आगे मैं आपको बता दूं, इसके बाद जो है महल के प्रमुख जो होता था जमींदार होता था, और वह जो है राजस्व कर वसूलने के लिए और सरकार के लिए जिम्मेदार था। समूह की जिम्मेदारी, महल के सभी किसान और भूमि मालिक एक साथ मिलकर राजस्व का भुगतान करते थे, न कि अकेला किसान का। इसका मतलब यह था कि किसी भी किसान के असमर्थ होने पर महल का पूरा जिम्मेदार होता था। मध्यस्थ की भूमिका, महल के पास अधिकार अधिक थे और वो किसानों से अधिक कर वसूला करते थे। तो इसमें जो है दोनों को सामंजस्य ला करके दिया गया। इसको 2-3 चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलिए इसका प्रभाव देखते हैं क्या हुआ। तो प्रभाव जो है किसानों पर असमान दाव पड़ा। यह जो है क्या किया था, यह प्रणाली जमींदारों और महल को प्रमुख अधिक शक्तिशाली बना देती थी और किसानों को अपने समूह से बाहर होने पर, असमर्थ होने पर दबाव का सामना करना पड़ता था। भूमि का नुकसान हो जाता था। अगर किसी महल
के किसान या ज़मींदार राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे तो महल की भूमि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती थी, कृषि की हानि भी होती थी। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दूँ 2-3 चीज़ों आपको जो याद रखना है। महलवाड़ी व्यवस्था में देखिए क्या क्या याद रखना है। तो महलवाड़ी में आपको याद रखना है 1820 में आया, या 1820 में आया। हेस्ट और लॉरी थॉमस ने लाया। उत्तर भारत और पंजाब में ये लागू किया गया था। इसके बाद जो है रैयतवाड़ी में है, यह भी 1820 में ही आया। रैयतवाड़ी यह थॉमस मुनरो ने लाया, 1820 में लाया। कहाँ पे लाया? तो दक्षिण भारत और बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। ठीक है। अब चलिए पहला जो है हमारा, ये कौन था? ये था आपका अस्थाई बंदोबस्त। यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार, बंगाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लागू किया गया। इसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है क्योंकि यह बिहार में लागू था। वो आपसे पूछा जा सकता है देखिए प्रश्न जो है आपसे पूछा था कि उपनिवेशिक माफ़ कीजिएगा। देखिए औपनिवेशिक शासन भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? रैयतवाड़ी भी किया, अस्थाई भी किया, महलवाड़ी भी किया, तीनों किया। इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। बीपीएससी टीआरडी 2 का यह प्रश्न पूछा हुआ है। अब देखिए घुमा के प्रश्न यहाँ से बहुत सारा पूछा जा सकता है कि बताइए अस्थाई बंदोबस्त लागू कराया कौन? रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किस समय में हुआ? किस क्षेत्र में लागू था? रैयतवाड़ी का विशेषता क्या था? इन निम्नलिखित में से बिहार में कौन सा राजस्व प्रणाली लागू था? बहुत तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब आपको आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो मैं अब डेली आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा, लाता रहूँगा। तो जो भी लोग बीपीएससी टीआरडी 4 की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से इस वीडियो को देखते रहिए और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आता रहेगा। डायरेक्ट हमसे जुड़ना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारी चीज़ें का हमारे सोशल मीडिया वगैरह से भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए फिर मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।